Assalamu alaikum. My name is Rashid Malik, and today my topic is Ayub Khan, Yahya Khan, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड ज़ियाउल हक। तो आज हम जो है इन चारों के पीरियड्स को डिस्कस करेंगे और इनके पीरियड्स के दौरान जो भी हुकूमत के दौरान जो भी इवेंट्स हुए हैं या उनके अलावा जो भी इनके मेन पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडी में, तो आज हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बात याद रहे, ये पाकिस्तान स्टडी जो है हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, जो है कंटिन्यू है ये हमारी हिस्ट्री। तो लास्ट क्लास मेरा हुआ था 3 जून प्लान, उसके बाद जो है फिर रेड कैलिफ अवार्ड और फिर जो है हमने फ़र्स्ट कैबिनेट पढ़ी थी। और फर्स्ट कैबिनेट के बाद फिर पाकिस्तान जब आज़ाद हो जाता है तो पाकिस्तान के कुछ वज़राए आज़म आते हैं, उसके अलावा फिर 4 गवर्नर जनरल्स आते हैं, जिनमें पहले नंबर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, दूसरे नंबर पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, तीसरे नंबर पर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद है और चौथे नंबर पर जो है सिकंदर मिर्ज़ा है। उसके बाद ये पोस्ट ख़त्म कर दी जाती है। फिर ये जो है पहले जो है जो है प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ही होते हैं, यानी कि लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा है। तो ये हिस्ट्री है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद अयूब खान और फिर इस तरह रूल चलना शुरू हो जाते हैं। तो पिछले जो प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब गवर्नर जनरल्स आए हैं, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनके ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आते, जस्ट इनफ है इतना जितना मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान में फ़र्स्ट नंबर पर लियाकत अली ख़ान हैं, उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि सेकंड गवर्नर जनरल भी हैं एंड सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान भी हैं, और उसके अलावा मोहम्मद अली बोगरा थर्ड हैं, उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली एंड उसके बाद हुसैन हैं, शहीद सोहरवर्दी एंड आई चंद्रीगर। उसके बाद मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, जिसके दौर में पहली दफ़ा जो है मार्शल लॉ लगती है, एंड उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एंड उसके बाद एक सीरीज़ एंड सीक्वेंस चलती जाती है जिसमें जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ प्राइम मिनिस्टर्स आते जाते हैं। तो अब जो है यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर्स जो आ रहे हैं, ये सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्टेड नहीं थे। तो ये जो पीएम हैं वो इलेक्टेड नहीं थे, तो ये जो है ऐसे ही सिलेक्ट करके जो है रख दिए गए। तो अगर यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि पहला जो है बाकायदा इलेक्टेड पीएम ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, जो कि अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो ये 8th नंबर पर हैं। तो ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो हैं वज़राए आज़म आए हैं, तो इनके दौर में इतना ख़ास जो डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं कि हमने जो आज डिस्कस करना है अयूब ख़ान से। अयूब ख़ान के दौर में बहुत से ज़बरदस्त जो है वो इवेंट्स हुए हैं, वो एमसीक्यूज़ में बहुत आते हैं। इसी तरह ये जो पीछे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इनको जस्ट इनफ है, इतना ही याद रखना है। एंड चलिए हम अब बाकायदा अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है अयूब ख़ान्स रूल। तो अयूब ख़ान के रूल में सबसे पहले तो कि फ़र्स्ट मार्शल लॉ जो इम्पोज़ होता है वो 7 अक्टूबर 1958 में जो है इम्पोज़ हो जाता है। काफ़ी जगहों पे 27 अक्टूबर भी आता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है वो 7 अक्टूबर है 1958। और उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स जो है कमीशन फॉर्म होता है इसके दौर में जो है 1958 के अंदर। अच्छा, इस जो रिफॉर्म्स होते हैं इसके तहत क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द लैंड रिफॉर्म्स फॉर वेस्ट पाकिस्तान, नो पर्सन वुड possesses more than 500 acres for of irrigated or 1000 acres for unirrigated land। तो एक लिमिट कर दी गई कि कितनी ज़मीन जो है ख़रीद सकते हैं। 500 एकड़ जो है वो इरिगेटेड लैंड है और 1000 एकड़ जो है वो अनइरिगेटेड लैंड जो है हम ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा एक स्कार्ट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। स्कार्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू कंट्रोल सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। एंड उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इन 1951 पीआईडीसी वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बनाया गया इदारा जो है 1951 में। एंड उसके बाद जो है आरसीडी, जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है आरसीडी, जिसका फुल फॉर्म है रीजनल कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि फॉर्म की थी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने मिलके। आगे चल के ये ख़त्म हो गई, फिर इसका नाम जो है ईसीओ में तब्दील हो गया, एंड इसका पुराना नाम जो है वो आरसीडी है। एंड नेक्स्ट चलते हैं कि द बेसिक डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर 1959।
एक बात याद रखें कि इन जो है चीज़ों को अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा क्लास भी हो जाएगा और उसके अलावा वो काम की चीज़ें भी नहीं रहेंगी। तो इन चीज़ों को, इवेंट्स को आप याद रखते जाएँ, डेट्स याद रखते जाएँ, इनके जो ऑर्डर्स या जो भी रिफॉर्म्स होंगे वो याद रखते जाएँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ में इसी तरह आते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं। इन 1960 अयूब खान सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन हेडेड बाय जस्टिस शहाबुद्दीन टू ड्राफ्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अयूब खान ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन, शहाबुद्दीन जो है जस्टिस हैं, उनके अंडर एक कमीशन बनाया कि आप जो है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाएं। जबकि पाकिस्तान जो है वो 1947 में जो है आज़ाद होता है। एंड उसके बाद पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बनता है, आज तक पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं, एंड पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में जो है आता है। ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 में, जो कि अयूब खान के दौर में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू होता है। उसके बाद एक फिर तीसरा कानून आता है 1973 का। तो 1973 का कानून जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, और वो 14 अगस्त 1973 को जो है वो लागू होता है। तो ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये अलग से भी पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखें कि 1962 में जो एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके लिए कमीशन बनाया गया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अयूब खान के दौर में लगा, और वो वाला प्रेसिडेंशियल था, यानी कि उसके अंदर जो है सारे जो इख्तियारात होते थे वो सदर के पास थे, और वो जो है प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे कहते थे। एंड उसके बाद आते हैं अयूब खान इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1962, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 गेव द पावर टू प्रेसिडेंट, देखें यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी गई है। एंड अयूब खान इशूड फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इन 1961, तो अयूब खान ने एक फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो जो है इशू किया। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि जैसे कि महकमा बहबूद आबादी, यानी कि वो हमें बताएंगे कि कितने आपने जो है आबादी रखनी है, या फैमिली जो भी प्लानिंग है कि कितने बच्चे आपके पास होने चाहिए मिनिमम। तो इस किस्म के जो ऑर्डर्स थे वो जारी किए थे अयूब खान ने। अच्छा, एक बात और कि जो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है जैस्मीन, यानी कि चंबेली का फूल, वो भी इनके दौर में ही जो है वो पाकिस्तान का जो है नेशनल फ्लावर अडॉप्ट किया गया, जो कि 1961 में ही अडॉप्ट किया गया। एंड नेक्स्ट आते हैं कि इन फेब 1960 द न्यू कैपिटल वाज नेम्ड एज इस्लामाबाद। 1960 में एक नया कैपिटल बना था जिसका नाम था इस्लामाबाद। एंड कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन वाज सेट अप इन 1958, तो एक कमीशन बना था एजुकेशन के ऊपर, जो कि 1958 में बना। एंड उसके बाद अयूब खान के दौर में एक फ़ाइट होती है, बहुत ज़बरदस्त फ़ाइट होती है, जिसमें 1965 की जंग, और 1965 की जंग में जो है इंडियन आर्मी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करती है, और वो वार जो है टोटल 17 डेज़ तक चलती है, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान सक्सेसफुली जो है वो इंडियन अटैक को डिफेंड करता है। इस वजह से हर साल 1966 से लेकर आज तक जो है डिफेंस डे मनाया जाता है 1965 पे। तो 6 सितंबर पे जो है ये अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो है वो डिफेंड किया था और इंडियन आर्मी को मार भगाया था। तो एंड ये वार जो है कब एंड हुई, 6 सितंबर पे अटैक किया था उन्होंने, एंड 23 सितंबर 1965 पे जो है ये वार एंड हुई थी। एंड इन जनवरी 1966 प्रेसिडेंट अयूब खान एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री मेट एट ताशकंद। तो ताशकंद एक मुआहदा हुआ था, और ताशकंद में जो है पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अयूब खान, एंड उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये मिलते हैं, और ताशकंद एक मुआहदा होता है, क्योंकि हर जंग के बाद उसके बाद एक मुआहदा होता है, तय होता है, फैसला होता है। तो यही वो है कि 1966 में जो है वो फिर ताशकंद में एक मुआहदा हुआ था, और फिर हर साल हम 1966 में डिफेंस डे मनाते हैं, 1966 से लेके कंटिन्यूसली 6 सितंबर पे हर साल। एंड ये थी कुछ की पॉइंट्स और मेन इवेंट्स जो कि अयूब खान के दौर में हुए। इसको आपने हर हाल में याद रखना है। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें वो मेंशन की हैं जो कि पास पेपर से ली गई हैं। एंड उसके बाद सेकंड पर आ जाते हैं याह्या खान रूल, यानी उसके बाद फिर याह्या खान का रूल आता है, और उसके दौर में जो है क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। याह्या खान रूल जो है, सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय जनरल याह्या खान। अच्छा, पहली जो है ये याद रखना है, मार्शल लॉ के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पहली
जो मार्शल लॉ है वो 7 अक्टूबर 1958, लेकिन बाज़ जगहों पे 27 भी आ रहा होता है, 27 अक्टूबर। तो ये जो है याद रखना है, 7 भी याद रखें और 27 भी का। बाज़ दफ़ा पे 7 आ जाए तो 7 पे करना है, बाज़ दफ़ा 27 आ जाए तो फिर 27 पे करना है। एंड या अज्यूम्ड, अच्छा सेकंड मार्शल लॉ पे हम थे कि सेकंड मार्शल लॉ जो है वो सेकंड मार्शल लॉ जो है वो 25 मार्च 1969 पे लगी, जनरल याहिया खान ने लगाई। एंड याहिया अज्यूम द सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस ऑन 31 मार्च 1969 एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये डेट बहुत अहम है कि किस डेट के ऊपर जो है इन्होंने सुप्रीम कमांडर आर्मी के जो है बने थे, 31 मार्च 1969 पे। और इन्होंने जो है मार्शल लॉ जो दूसरी लगाई थी वो थी 25 मार्च 1969। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अपने आप को डिक्लेयर किया था चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। एंड या कंडक्टेड इलेक्शंस इन 1970। तो ये पाकिस्तान के पहले इलेक्शंस हैं। एंड ऑन मार्च 30 1970 LFO वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय याहिया खान। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इलेक्शन है जो कि 1970 में कंडक्ट करवाया गया याहिया ने। और इसी इलेक्शन को जीत के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इस वजह से उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इलेक्टेड पीएम ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, तो जो है उनकी हुकूमत बन रही थी। बदकिस्मती से फिर इनकी जो है पॉलिटिकल कुछ डेडलॉक्स हो गए, जिस वजह से मुजीबुर रहमान को जो है, शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो मौका ना मिल सका और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने गवर्नमेंट बना ली और पीएम बने, जिस वजह से फिर ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया नाराज़ होकर, और फिर आज वो बांग्लादेश के नाम से है। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ, ये सारा कुछ मैंने डिटेल से बताया। एंड आगे चलते हैं कि 30 मार्च पे जो है 1970 में एक LFO इंट्रोड्यूस किया था। अब LFO बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी याद रखनी है। उसके अलावा LFO का फुल फॉर्म है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। LFO स्टैंड फॉर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ये इंट्रोड्यूस किया गया 30 मार्च पे 1970 पे, जिसका मकसद था कि हमने इलेक्शन करवाना है और जो भी इलेक्टेड हुकूमत आएगी उसको हमने पावर जो है सुपुर्द कर देना है। अकॉर्डिंग टू LFO देयर विल बी फेडरल फार्म। तो LFO के तहत जो है वो फेडरल फार्म होना चाहिए। एंड इन 1970 इलेक्शंस वर फर्स्ट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहला इलेक्शन जो है 1970 में हुआ। एंड द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज जस्टिस अब्दुल सत्तार। अच्छा, जो है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जस्टिस अब्दुल सत्तार हैं। एंड 24 पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस, और 24 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इलेक्शन के जीतने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है पाकिस्तान के न्यू पीएम बनते हैं। और इनके दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द प्रेसिडेंट एंड सिविलियन CMLA ऑफ पाकिस्तान इन दिसंबर, रिप्लेसिंग जनरल याहिया खान। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है पहले प्रेसिडेंट बनते हैं सिविलियन CMLA ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद जो है फिर आगे चल के ये पीएम बन जाते हैं। एंड इसके दौर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन बिगेन इन 1972 एंड पीपी रिजाइम अनाउंस्ड लैंड रिफॉर्म्स ऑन 1 मार्च 1972। इन्होंने भी लैंड रिफॉर्म्स किए थे 1972 में। एंड एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1972। तो एजुकेशन की पॉलिसी जो है वो अनाउंस की गई 1972 में। एंड लेबर लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। तो लेबर लॉ यानी कि जैसे कि मज़दूरों की जो खिलाफ वर्जी की जाती है उनके ऊपर जो है काफ़ी जैसे उनकी सैलरीज़ कम दी जाती हैं, या उसके अलावा कोई और उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर एक सज़ाएँ और जज़ाएँ रखी गई थी, तो उनका एक और लॉ बनाया गया था। वो लेबर लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो 1975 के अंदर बनाया गया। एंड इन मार्च 1972 भुट्टो विजिटेड सोवियत यूनियन। तो 1972 के अंदर जो है भुट्टो साहब का एक विज़िट हुआ था सोवियत यूनियन में, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड सेकंड समिट ऑफ OIC वाज हेल्ड एट लाहौर इन 1974। तो OIC की जो सेकंड समिट है वो पाकिस्तान के अंदर हुई लाहौर में, जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन ओवरऑल OIC की जो है ये सेकंड समिट थी जो कि 1974
4 में हुई। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुसलमान मुल्कों की है, जो कि 57 मुल्कों पर मुश्तमिल है। इतने कंट्रीज़ इसके जो हैं मेंबर्स हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है जिद्दा में है, और इनका जो है पर्पज़ यही है कि अगर किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर कोई मसला होता है या कोई तकलीफ़ आती है तो ये उसका हल निकालते हैं। तो इनकी कुछ सालों बाद जो है समिट्स होती हैं, इनकी बैठक होती है, आपस में बैठ के बातें करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो उनको समिट कहा जाता है। जो कि पहली जो है मोरक्को रबत में हुई थी, एंड उसके बाद सेकंड समिट जो है वो पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुई थी 1974 में, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उस वक्त दौर था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत आता रहता है कि सेकंड ओआईसी जो है वो कहाँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो है पाकिस्तान का तीसरा कानून 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 14 अगस्त 1973 को जो है वो लागू हुआ, एंड उसके अंदर फिर अमेंडमेंट हुई, यानी चेंजिंग हुई, जो कि आज तक जो है मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स इसके अंदर हो चुकी हैं। लेकिन सेकंड अमेंडमेंट जो होती है वो कादियानी को एज अ नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन उससे पहले कादियानी जो है अपने आप को मुस्लिम कहलाते थे पाकिस्तान के अंदर। अब वो जो है मिनॉरिटीज़ में है और अपने आप को अहमदी या जो है कादियानी डिक्लेयर करते हैं, तो वो भी नॉन मुस्लिम्स में आते हैं। तो वो 1974 में कादियानी जो है वो नॉन मुस्लिम बने सेकंड समिट के अंदर। और ये कब बने थे? 7 सितंबर जो है इसकी डेट है। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 7 सितंबर को जो है 1974 को जो है कायदानी नॉन मुस्लिम हुए। एंड नेक्स्ट पॉइंट वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि 14 अगस्त 1973 को जो है एक 1973 वाला कानून जो है वो इन्फोर्स्ड हुआ। एंड 1973 का कानून जो है वह पाकिस्तान का तीसरा नंबर कानून है, जो कि जो है पार्लियामानी निज़ाम है। एंड नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस अंडर 1973 वर हेल्ड इन 1977। 1973 के आयन के मुताबिक जो है वो जो पहला इलेक्शन हुआ है वो 1977 में हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का अगर सवाल पूछा जाता है कि पहला इलेक्शन कब होता है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहला इलेक्शन है वो 1970 में होता है। लेकिन जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में जो इन्फोर्स्ड होता है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो इन्फोर्स करते हैं, उसके बाद उसके तहत जो पहला इलेक्शन होता है वो होता है 1977 में। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड इंडियन लीडर मिसेस इंदिरा गांधी एट शिमला ऑन 28 जून टू 2 जुलाई 1972। अच्छा, ये एक शिमला कॉन्फ्रेंस होती है बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जो है इंदिरा गांधी जो है इंडिया की लीडर है उसके दरमियान 1972 के अंदर। एंड अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट द लाइन कंट्रोल लाइन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर वुड बी सेम एज वाज ऑन 17 दिसंबर 1971। अच्छा, 1965 के अंदर एक जंग होती है जिसके अंदर वो जो है इंडियन अटैक्स करते हैं, और वो जो है 17 दिन फाइट चलती है और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सक्सेसफुली डिफेंड करती है इंडियन अटैक का। अब 1971 के अंदर भी फिर एक जो है पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है, जो कि पाकिस्तान जो है हार जाता है, और इसके अंदर पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो है वो अलग हो जाता है, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अलग होके बांग्लादेश बन जाता है, जो कि 16 दिसंबर, ये डेट याद रखनी है, 16 दिसंबर 1971 इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान, इस डेट के ऊपर पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हुआ, और उसका न्यू नाम जो है वो बांग्लादेश है। एंड यहाँ पे जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि 13 दिन तक ये जंग चलती है 1971 वाली, और 3 दिसंबर, डेट याद रखनी है, 3 दिसंबर पर जो है इन्होंने अटैक शुरू किया था, और जो है 16 दिसंबर तक जो है ये फ़ाइट चली थी, और 1971 तक। तो ये फ़ाइट जो है इस तरह जो है 13 दिन तक कंटिन्यू रही, और ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, तो उसके बाद जो है ये हो गई सेपरेट। अच्छा, उस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो है एक पाकिस्तान मुखालिफ तंजीम, मतलब एक मुहिम चल रही थी जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी, और मुक्ति बाहिनी को इंडियन की तरफ से फुल सपोर्ट थी, तो इस वजह से जो है बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। और ये जंग के बाद फिर जो कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान सीज़ फायर लाइन थी वो सारी धर्म भरम हो गई, और हमारे काफ़ी सारे फ़ौजी जो है वो इंडिया के अंडर आ गए, और इंडिया ने उनको कैदी बना लिया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है फिर जो है ये
हमारे जो फ़ौजी कैद हो जाते हैं इंडिया के पास, इंडियन आर्मी के हाथों, उनको छुड़वाने के लिए एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम है शिमला एग्रीमेंट। और वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो है मदद से ये होता है, और फिर जो है वो हमारे फ़ौजी वहाँ से निकल आते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी सीज़ फायर लाइन है, जो कि दरम-बरम हो जाती है क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है, और इंडियन फ़ौजी वहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तानी सरहद में आ जाते हैं, और पाकिस्तान के जो है वो उनके सरहद में चले जाते हैं। वो सीज़ फायर लाइन को भी चेंज करके नाम उसका एलओसी रख दिया गया, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं। तो एक है एलओसी, एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बिटवीन आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और चाइना के दरमियान है। तो इसी तरह जो है ये जो मैंने बताया एग्रीमेंट्स, ये डेट्स, ये आपने याद रखनी है। एंड नेक्स्ट चलते हैं। According to Shimla Agreement, both Pakistan and Indian Army would withdraw completely with 30 days the implementation of the agreement। तो ये एग्रीमेंट हुआ था, इसके तहत ये था कि जिस भी पहले की जो बाउंड्री बनी थी उसी बाउंड्रीज़ के ऊपर जाके जो है हमने तय करना है, और उसी बाउंड्रीज़ के ऊपर जाके हमने खड़े होना है, लेकिन नाम जो है इस बाउंड्री का फिर एलओसी रख दिया गया है। एंड पाकिस्तान रेटिफाइड शिमला एग्रीमेंट ऑन 15 जुलाई एंड इंडिया रेटिफाइड ऑन 3 अगस्त। तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है इस एग्रीमेंट पे अमल शुरू कर दिया था 15 जुलाई से, और उन्होंने 3 अगस्त से शुरू किया। एंड द एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 4 अगस्त 1972। लेकिन इनकी जो डेट्स हैं ये सारी याद रखनी है, अगर ये ना याद हो तो कम अज़ कम जो है ईयर लाजमी याद हो। 1972 में ये एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्स्ड हुआ। भुट्टो इशूड इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ऑर्डर इन 1974। इन अप्रैल 1973 भुट्टो अपलिफ्टेड मार्शल लॉ। तो भुट्टो ने जो है वो 1973 में मार्शल लॉ लिफ्ट किया। एंड नेक्स्ट आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज प्रोमulgated ऑन 14 अगस्त 1973। तो भुट्टो ने जो है वो 1973 का जो 14 अगस्त 1973 के अंदर जो है वो उसका ऐलान किया, इन्फोर्स किया। एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द पीएम ऑफ पाकिस्तान। फजल इलाही बिकेम द प्रेसिडेंट। फजल इलाही जो है वो प्रेसिडेंट बने। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान फ्राइडे वाज डिक्लेयर्ड हॉलीडे इन 1977 बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही, कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जुम्मे की छुट्टी जो है वो 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अनाउंस की। एंड फर्स्ट अमेंडमेंट वाज अबाउट रिकग्निशन ऑफ बांग्लादेश। तो पाकिस्तान 1973 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो लगा था तीसरा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में पहली अमेंडमेंट में हमने बांग्लादेश को जो है रिकग्नाइज़ किया, यानी बांग्लादेश को जो हमने माना कि वो एक कंट्री है। एंड सेकंड अमेंडमेंट जो है वो 7 सितंबर 1974 में हुई, जिसके अंदर कादियानियों को एज अ नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसके बहुत सवाल आते हैं, इसको अच्छे से याद रखना होता है। एंड नेक्स्ट है कि द फिफ्थ अमेंडमेंट में वाज मीन टू curtail द पावर्स ऑफ जुडिशरी। पाँचवीं एक अमेंडमेंट आई इसके अंदर, जिसके अंदर जुडिशरी के जो पावर्स हैं उनको कम कर दिया गया। एंड ऑन 5 जुलाई 1977 है, ये 1979 नहीं है, 77 है। भुट्टो वाज ओवरथ्रोन बाय जनरल ज़ियाउल हक। तो 1977 के अंदर भुट्टो को जो है वो ज़ियाउल हक ने जो है वो पावर से उतार दिया, यानी कि उसको जो है पीएमशिप से उतार दिया। एंड तो ज़ियाउल हक ने जो है वो 3rd मार्शल लॉ लगाई। अब ये जो जितनी भी मार्शल लॉ की डेट्स हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है, मार्शल लॉ के एमसीक्यूज बहुत आते रहते हैं। तो पहली जो है वो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, 7 अक्टूबर या 27 अक्टूबर भी आता है 1958, जब पीएम था पाकिस्तान का मलिक फ़िरोज़ खान नून। ये सवाल जो हैं आते रहते हैं इसी तरह। तो सेकंड जो है वो हमने पढ़ी थी कि 25 मार्च एंड 1969, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो लगी वो 5 जुलाई 1977। तो ये 3 मुख्तलिफ मार्शल लाइन लगी। एंड चौथी जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर 1999 में लगाई। तो ये चारों मार्शल लाएँ, उसको एमरजेंसी भी कहा जाता है, तो जो चौथी है उसको। तो अब इनकी डेट्स याद रखने, इनके एमसीक्यू साथ रहते हैं। तो ज़ियाउल हक ने जो 3rd मार्शल लॉ लगाई वो 5 जुलाई 1977 पे लगाई। एंड उसके बाद आते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो है वो 1979 के अंदर नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के मर्डर के केस में जो है वो
फांसी दी जाती है। तो ये हो गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो पीरियड था वो एंड। उसके बाद अब स्टार्ट होता है ज़ियाउल हक साहब का पीरियड। तो इनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो कि पाकिस्तान है कि हिस्ट्री के माने जाने वो इवेंट्स हैं, और उनके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं ज़ियाउल हक। और ज़ियाउल हक को भी जो है हिस्ट्री में याद रखा जाता है, और इसके कुछ काम ऐसे हैं जो कि पाक एमसीक्यूज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनके जो है क्वेश्चंस आते हैं। जनरल ज़ियाउल हक इशूड अ कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शन डिग्री इन मार्च 1978। तो जो ज़ियाउल हक जो है उसने जो है जो इलेक्शन था उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो इलेक्शन होता है वो 1977 में होता है, वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ही जीते हैं। लेकिन ये आ जाते हैं ज़ियाउल हक साहब, तो जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी देते हैं। उसके बाद उसको जो है अपने उससे उतार देते हैं वज़ारत उज़्मा से, और उसके बाद जो है फिर 1978 में जो है इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कि इलेक्शन हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड मार्शल लॉ इम्पोज्ड ऑन 5 जुलाई 1977। तो यहाँ पे इसको नंबर्स को चेक करना है, 1977 बाय जनरल ज़ियाउल हक। तो ज़ियाउल हक ने जो है 1977 में जो है ये मार्शल लॉ इम्पोज किया। एंड इलेक्शंस फॉर लोकल बॉडीज़ वर हेल्ड इन 1979। तो इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज़ के लिए 1977 में, बल्दियाती इलेक्शन। एंड मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड ऑन 30 दिसंबर 1985। तो मार्शल लॉ जो है वो ख़त्म की गई 30 दिसंबर 1985 पे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके अंदर कोई भी जो है वो स्किपेबल नहीं है। एंड जनरल ज़ियाउल हक ने एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया, जिसको पीसीओ भी कहते हैं। एंड द पीसीओ वाज एस्टेब्लिश्ड द सुपरमेसी ऑफ मार्शल लॉ। और इसके तहत जो है मार्शल लॉ को जो है वो अवलियत मिली, अहमियत मिली। एंड रेफरेंडम वाज हेल्ड इन 1984। अब एक रेफरेंडम होता है 1984 के अंदर। अब रेफरेंडम का मकसद ये होता है कि इसमें पब्लिक की जो है वो जो है डायरेक्ट जो है राय पूछी जाती है, जिसके अंदर जो है रेफरेंडम उसे कहते हैं। तो एक रेफरेंडम होता है, उसके रेफरेंडम में ये पूछा जाता है कि आपको इस्लाम चाहिए या जमहूरियत, या इस तरह का कोई उस वक्त की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में ऐसा नाम लिया जाता है। यानी ज़ियाउल हक का डायरेक्ट नाम नहीं लेता है, इस्लाम को यूज़ यहाँ पे ये कहता है। और इस्लाम को काफ़ी जो है जो है दहशतगर्द जो अभी आए हैं, तालिबानाइजेशन जो आजकल चल रही है, या उसके अलावा जो ये दहशतगर्दी की जो लहरें पाकिस्तान में चल रही हैं, सारों के बीज जो हैं वो ज़ियाउल हक साहब ने बोए हैं। तो आगे चलते हैं। द इलेक्शन फॉर नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज वर हेल्ड इन फरवरी 1985। तो इलेक्शंस होते हैं प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज के 1985 में। उसके बाद आते हैं द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड शरीयत कोर्ट्स फॉर इस्टेब्लिश इन 1979। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि शरीयत कोर्ट कब बनी, 1979 में। एंड हदूद आर्डीनेंस वाज इन्फोर्स्ड इन 1979। हदूद आर्डीनेंस जो है वो इन्फोर्स होता है 1979 में। एंड जनरल ज़ियाउल हक इशूड ज़कात एंड उशर आर्डीनेंस 1980। जनरल ज़ियाउल हक ने जो है ज़कात और उशर के जो आर्डीनेंस 1980 के अंदर जारी किया। एंड वफाकी शरीयत कोर्ट जो है ये 1980 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुई। एंड रमज़ान ऑर्डीनेंस वाज प्रोमोलगेटेड इन 1981। तो रमज़ान का जो आर्डीनेंस है 1981 में आया। ये रमज़ान आर्डीनेंस ही है जिसके तहत हम जो ये रमज़ान का एहतराम करते हैं, होटलें बंद होती हैं, उसके अलावा म्यूज़िक भी बंद करके रखा जाता है, या गाड़ियों में जैसे आम तौर पे रिक्शा में या कहीं पे म्यूज़िक चलाते हैं ऊँची आवाज़ से, या फिर पुलिस उनको सज़ाएँ देती है जिनकी होटल्स सरेआम चल रही होती हैं, खुली होती हैं। तो ये सारा कुछ एक कानून है जो कि भुट्टो साहब के बाद जो आने वाले ज़ियाउल हक हैं उन्होंने ये सारे लगाए हैं। उसको नाम है रमज़ान ऑर्डिनेंस, जो कि 1981 के अंदर जो है प्रोमलगेटेड हुआ है। एंड उसके बाद आते हैं कादी कोर्ट्स। ये भी इस्टेब्लिश हुई इसी के दौर में ज़ियाउल हक के 1983 के अंदर। एंड आगे चलते हैं निज़ाम सलात। ये भी इंट्रोड्यूस हुए थे 1984 में ज़ियाउल हक साहब के दौर में। इसके बाद आते हैं ओजरी कैंप ट्रेजेडी वाज अकर्ड इन 1988। ज़िया अनाउंस्ड मजलिस शूरा विद 350 मेंबर्स इन 1981। अच्छा, ज़ियाउल हक ने ही हमारी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस शूरा,
और मजलिस शूरा की जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो ज़िया-उल हक साहब ही हैं। और उस वक्त मेंबर थे 350 मेंबर के साथ जो है उस वक्त 1981 के अंदर जो है मजलिस शूरा की अनाउंसमेंट की गई। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस शूरा। एंड वफाकी मोहतसिब जो है वो इस्टेब्लिश्ड 1983। ऑन 23 मार्च 1985 जनरल ज़िया-उल हक टुक ओथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और 1900 जो है 85 के अंदर 23 मार्च ज़िया-उल हक ने जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का जो है वो हलफ उठाया। एंड मोहम्मद खान जुनेजो बिकेम द पीएम। मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो पीएम बनते हैं। एंड ऑन 29 मई 1988 जनरल ज़िया डिसॉल्व्ड गवर्नमेंट ऑफ जुनेजो। 29 मई 1988 को जो है ज़िया-उल हक ने जुनेजो की हुकूमत भी जो है वो डिसॉल्व कर दी। अच्छा, इसकी डेट याद रखनी है, जुनेजो साहब की ये डेट्स आती रहती हैं 29 मई 1988। एंड आखिर में जनरल ज़िया-उल हक जो है वो डाइड इन अ प्लेन क्रैश ऑन 17 अगस्त 1988। तो 1988 के अंदर जो है वो 17 अगस्त 1988 के अंदर जो है वो एक प्लेन क्रैश होता है जिसके अंदर ज़िया-उल हक की डेथ हो जाती है। तो इसकी डेथ की डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेथ की डेट बहुत ज़्यादा आती है। तो ये जो है ज़िया-उल हक साहब का जो है पीरियड एंड हुआ होता है। और जो है वो 1988 तक जो मेन इवेंट्स होते हैं, जब मेन जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कारनामे होते हैं, उन सबको मैंने डिस्कस किया है। ख़ास तौर पे वो पॉइंट जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ये मैंने उनको डिस्कस किया है और उन्हीं से ये पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। तो आज का मेरा क्लास कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।